नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए एमएससी फिजिक्स के सभी जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं उनके सभी की यहाँ पर वीडियो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की एक ब्रांच, जहाँ पर फ्रेंड्स हमने पढ़ना है हाई एनर्जी पार्टिकल डिटेक्टर्स। तो हाई एनर्जी पार्टिकल डिटेक्टर्स की बात करें तो क्योंकि हम एमएससी फिजिक्स का ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं तो इसमें स्पेशली हमारे 4 टाइप के जो पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल डिटेक्टर्स, वो हमारे सिलेबस में है। वो कौन कौन से हैं? वो है, सबसे पहले है विल्सन क्लाउड चैम्बर, सेकंड वन इज बबल चैम्बर, थर्ड वन इज चेरेनकोव काउंटर एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर इमल्शन। इन सभी के बारे में हम जानेंगे, इनकी प्रिंसिपल, इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग, इनकी एप्लीकेशंस, देन फिर इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके काउंटर्स के बारे में जानते जाएंगे और आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चैम्बर की बात करते हैं जो कि है हमारा विल्सन क्लाउड चैम्बर। इसको क्लाउड चैम्बर भी कहते हैं और विल्सन क्लाउड चैम्बर भी कहते हैं। ये आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल डिटेक्टर था जिसने इसको पॉसिबल बनाया कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, जब वो किसी मटेरियल में से पास करेगा तो हम उसको विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम उसके ट्रैक का विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसी के साथ हम उसकी एनर्जी के बारे में, वो कैसे मूव कर रहा है, इस सब के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लाउड चैम्बर की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसके प्रिंसिपल को, वर्किंग को, कंस्ट्रक्शन को हम बाद में जानेंगे। पहले हम एक इमेज बना लेते हैं कि इसमें होता क्या है, एक्चुअल में ये है क्या। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि इसमें एक ओवरऑल इमेज की अगर हम बात करें, ओवरऑल डिस्कशन अगर हम करें, उसके बाद हम थ्योरेटिकल इसका कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली क्लाउड चैम्बर की कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर लेते हैं और मिक्सचर लेते हैं, इसकी कौन सी फॉर्म, सॉलिड है, गैस है या ये जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स, ये है सुपर सैचुरेटेड गैस की फॉर्म में। अब ये सुपर सैचुरेटेड गैस क्या है? गैस तो हमें पता है, पर सुपर सैचुरेटेड गैस क्या है और हमने सुपर सैचुरेटेड गैस ही क्यों ली? यानी बेसिकली हमने मिक्सचर लिया किसका, वाटर एंड अल्कोहल का। अल्कोहल कम ही है तो वाटर बेसिकली है, तो वाटर में क्या होगा, वेपर की फॉर्म में वाटर रहेगा, ठीक है। तो इसकी गैसियस फॉर्म रहेंगे और वो भी सुपर सैचुरेटेड। अब देखिए फ्रेंड्स, सुपर सैचुरेटेड का कंसेप्ट क्या है और ये क्यों लेते हैं ये भी हम समझेंगे। पहले समझते हैं सुपर सैचुरेटेड क्या है गैस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बेसिकली सिंपल बात कर ली कि ये मान लीजिए कि कोई लिक्विड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होगा, बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली कब बॉयल होना स्टार्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर, जब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस सब्सटेंस के या इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी ये है वेपर प्रेशर और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाते हैं, एकदम इक्वल हो जाते हैं, तब ये जो लिक्विड फॉर्म वाला हमारा सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। अगर फ्रेंड्स हम क्या करें कि हम इस वेपर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस तो ये बन चुका है, अब ये पूरा मटेरियल गैस बन गया। उसके बाद भी अगर हम उसका वेपर प्रेशर बढ़ाएं, यानी ये क्या करेगा, उसकी गैसियस स्टेट को मेंटेन करेगा। ये समझ आ गई आपको? तो इसी फॉर्म को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड गैस, यानी ऐसी गैस जिसका वेपर प्रेशर हमने बढ़ा रखा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि वाटर और अल्कोहल का गैसियस मीडियम लिया, यानी गैसियस मटेरियल लिया है और उसको एक पिस्टन की वजह से, पिस्टन का यूज़ करके इसका प्रेशर बढ़ा दिया, यानी इसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर दिया। अब इसके ऊपर ये प्रेशर हमने लगाया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है कि ये वेपर की फॉर्म में है। ये चीज़ हमें समझ आ गई, यानी इसका वेपर प्रेशर हमने बढ़ाया हुआ है। ये है हमारी सुपर सैचुरेटेड गैस। अब हमने सुपर सैचुरेटेड गैस ही क्यों ली और इसकी वर्किंग क्या है वो हम नेक्स्टली देखते हैं।
ये पिस्टन बेसिकली क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये पिस्टन हमारे आगे काम देगा, हालांकि ये इसके प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा है। बेसिकली अभी तो ये पिस्टन जो है स्थिर है, अभी ये काम नहीं कर रहा है। आगे जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तब हम इस पिस्टन का यूज़ करेंगे। ये गैस पहले से ही सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये गैस है हमारी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। जब भी इसमें फ्रेंड्स अल्फा या बीटा पार्टिकल्स हमारे एंटर होते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, अल्फा या बीटा पार्टिकल एंटर कराया। बेसिकली समझ बना रहे हैं हम, ठीक है। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अल्फा या बीटा पार्टिकल कैसे पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। तो वो जहाँ पर भी जाएंगे, जिस भी मटेरियल में जाएंगे, वो उस मटेरियल का आयनाइजेशन कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स इस मटेरियल के अंदर एंटर करेंगे, जैसे उसके अंदर जाएंगे, तो ये जिस पाथ के क्रॉस जाएंगे, यानी जो भी इनका ट्रैक होगा, उस ट्रैक पर मान लीजिए कि इस ट्रैक के ऊपर ये जा रहा है, तो इस ट्रैक के आसपास ये क्या करेंगे कि गैस का आयनाइजेशन कर देंगे। गैस का आयनाइजेशन कर देंगे यानी नए चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। किसकी वजह से? इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। तो इन चार्ज पार्टिकल्स ने क्या किया, इस मटेरियल के अंदर जाकर के आयनाइजेशन कर दिया। यानी ये मान सकते हैं कि मान लीजिए कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव मान करके चलिए, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से इन्होंने आयनाइज किया गैस को, और ये आयंस जो है वो अलग अलग हो गए। ये हमारे क्या हुए, ये हमारे प्राइमरी आयंस प्रोड्यूस हो गए। ये तो हमारे चार्ज पार्टिकल्स थे, और इन चार्ज पार्टिकल्स ने क्या किया कि इनके साथ जब एटम्स के साथ जाकर के कोलिजन किया, तो उन्होंने क्या किया, एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया और आयन बच गया। तो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बन गए, यानी मटेरियल का आयनाइजेशन हो गया। अब इसी टाइम पर जब इसका आयनाइजेशन होता है, उसी टाइम पर हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन को नीचे खींच लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस से इस पिस्टन को नीचे खींचते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही इसका प्रेशर कम हो जाएगा, वैसे ही फ्रेंड्स ये जो सुपर सैचुरेटेड गैस है वो सिंपल गैस में आएगी, और उसके बाद गैस के बाद वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी। यानी वो क्या हो जाएगी, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, वो कंडेंस्ड हो जाएगी। जब ये कंडेंस होगी तो फ्रेंड्स उस समय पर क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि ये जो गैसियस मीडियम है, यानी क्या होता, वाटर जो था वो हमारा वेपर फॉर्म में था, तो ये वेपर फॉर्म धीरे धीरे किस फॉर्म में चेंज होगी, वाटर की ड्रॉपलेट्स में चेंज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे ये हमारी जो गैस है वो लिक्विड की यानी वाटर की ड्रॉपलेट्स में चेंज होगी, तो वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो गया कि चाहे जो आयन है वो तो चेंज नहीं होगा, जो चार्ज है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किया कि वाटर ड्रॉपलेट बनाना शुरू कर दिया, और ये वाटर ड्रॉपलेट बना करके ये पूरी एक ड्रॉपलेट बना लेंगे। यानी ये जो है आयन के आसपास एक वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कंडेंसेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड गैस। तो ये बेसिक हमें समझ आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारी जो सुपर सैचुरेटेड गैस थी वो आयंस पर जाकर के जम गई, और जब ये जमी उसी टाइम पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जब ये गैस के ऊपर यानी सुपर सैचुरेटेड गैस जो है वो इन आयंस पर जम गई, तो ये क्या हो जाएंगे, आयन के ऊपर क्या हो जाएगी, ये जो गैस है वो सुपर सैचुरेटेड गैस जो है वो कंडेंस हो जाएगी। इसी टाइम पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस पर लाइट गिराते हैं। जैसे ही यहाँ से लाइट इन आयंस पर गिरेगी, इन ये जो गैस कंडेंस हुई है आयंस के ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही हमारा जो कैमरा है इसकी पिक्चर क्लिक कर लेगा। यानी हमें इसका जो पाथ है वो क्लियरली दिखेगा कि जहाँ जहाँ पर ये जो अल्फा या बीटा पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा, वहाँ वहाँ हमारे जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस होंगे, यानी आयंस प्रोड्यूस होंगे। वहीं हमारा क्या होगा, कंडेंस होगी, कौन सी, सुपर सैचुरेटेड गैस कंडेंस होगी, और वहीं पर हमारी लाइट गिरेगी। लाइट की वजह से इनकी जो पिक्चर है वो कैमरा में क्लिक हो जाएगी। तो बेसिकली आपने ऊपर से जाना, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसका प्रिंसिपल, सब कुछ हम नेक्स्टली जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली अगर देखें थ्योरी पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। जब आप वर्किंग समझेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू make possible the visual observation of tracks of charged particles in their passage through the matter was Wilson cloud chamber। यानी विल्सन क्लाउड चैम्बर ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबल किया कि हम उसको विजुअली ऑब्जर्व
इनको कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पर ये जाएगा, जैसे जैसे ये मूव करेगा और इसके एनर्जीज़ के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस पर एक फील्ड भी अभी लगाने वाले हैं। वो क्या होगा, कैसे होगा, हम उसको आगे जानेंगे। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल है विल्सन क्लाउड चैम्बर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर सेचुरेटेड गैस कंडेंसेशन ऑन ए चार्ज पार्टिकल। यानी सुपर सेचुरेटेड गैस कंडेंस हो रही है किस पर, चार्ज पार्टिकल्स पर। इन अदर वर्ड्स आप इसका प्रिंसिपल जो है और भी अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। In other words, charged ion can serve nuclei as condensation of water droplets in a dust-free atmosphere of air or water vapor mixture under the condition of super saturation। तो ये आपको समझ आया प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि ये जो गैस है, ये जो हमारे आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, इनके आसपास की जो गैस है वो कंडेंस हो रही है, ना कि ये आयंस कंडेंस हो रही है। ये आयन तो किस फॉर्म में रहेंगे, ये आयन तो वेपर की फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद आप एक लाइन और ऐड कर ले, दीज चार्ज्ड पार्टिकल आर नॉट कंडेंस्ड। These charged particles are not condensed। यानी इन चार्ज पार्टिकल के आसपास की जो आसपास की जो वेपर है वो कंडेंस हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये खुद चार्ज पार्टिकल खुद कंडेंस नहीं हुए, दे रिमेन्स इन वेपर फॉर्म। वो वेपर फॉर्म में ही रहेंगे। अब फटाफट से प्रिंसिपल की हमने बात कर ली, एक और प्रिंसिपल आपने देख लिया, आपको जो भी इजी लगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, देख लेते हैं। डायग्राम आपने देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब आपने इसकी ओवरऑल इमेज जान ली ना, अब आपको इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बिल्कुल आसान लगने वाली है। तो देख लो, सिंपली हमने क्या करना है कि जो हमने पढ़ा है अब तक उसको वर्ड्स में लिखना है। विल्सन क्लाउड, देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, विल्सन क्लाउड चैम्बर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल चैम्बर। इसमें सिलिंड्रिकल चैम्बर है ये, ठीक है। सिलिंड्रिकल एक चैम्बर होता है हमारे पास, प्रोवाइडेड विद द पिस्टन एट द लोअर एंड, यानी लोअर एंड पर एक पिस्टन प्रोवाइड किया है हमने। एंड अपर एंड इज कवर्ड विद ए ग्लास विंडो। अपर एंड पर क्या होते हैं, ग्लास विंडो होते हैं, ताकि जो भी कैमरा ने पिक्चर जो कैप्चर कर रही है वो आराम से कैप्चर कर सके। तो ऊपर ग्लास विंडो है अपर एंड पर, और लोअर एंड पर हमने क्या किया है, एक पिस्टन लगा दिया है। ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं, द चैम्बर कंटेन सैचुरेटेड वेपर। इसको सुपर सैचुरेटेड भी लिख सकते हो, सैचुरेटेड भी लिख सकते हो। द चैम्बर कंटेन सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड वेपर लिक्विड, यूजुअली वाटर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। यानी इसमें हम लिक्विड लेते हैं, कौन सा, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड। आप इसे सुपर सैचुरेटेड वेपर ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमने क्या बात की थी, सुपर सैचुरेटेड गैस भी लिख सकते हैं या सुपर सैचुरेटेड वेपर ऑफ लिक्विड भी हम बोल सकते हैं। यूजुअली वाटर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। आपने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल को वाटर में मिक्स करके फिर लेना है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देयर आर टू विंडोज, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चैम्बर एंड अदर वन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द चैम्बर। यानी यहाँ पर क्या है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में एक विंडो है और एक राइट हैंड साइड में विंडो है, और वो क्यों है वो भी आपको पता है। The chamber is to be illuminated by a mercury vapor lamp whose light enter the chamber through the left hand window। हमें कैप्चर करने के लिए, ये जो उसका ट्रैक है, कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर लाइट इल्यूमिनेट करानी पड़ेगी। तो वो लाइट आएगी कहाँ से, वो लेफ्ट हैंड साइड विंडो से आएगी। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसके कंस्ट्रक्शन का सेकेंड पार्ट करते हैं कि राइट हैंड साइड से क्या होगा। तो बेसिकली इसके दो ही पॉइंट्स नेक्स्ट रहे हैं, यानी कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स हमारे कहाँ से एंटर होंगे, राइट साइड वाली विंडो से आएंगे। लेकिन अल्फा बीटा पार्टिकल्स फिर एमिट कहाँ से होंगे, यानी बेसिकली आएंगे कहाँ से, हम कहाँ से लाएंगे अल्फा बीटा पार्टिकल। तो सिंपल सी बात है कि हम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लेंगे जिसकी हमने स्टडी करनी है, तो उसी से एमिट्स होंगे ना हमारे अल्फा बीटा पार्टिकल। तो सिंपल सी बात कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
and they are to be enter inside the chamber with the help of the right hand side window। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, अ फोटोग्राफिक कैमरा इज टू बी एडजस्टेड एट द टॉप एंड ऑफ द चैम्बर। हमने कैमरा भी एडजस्ट कर दिया टॉप एंड पर चैम्बर के। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि वर्किंग हमने अब की इसकी जो है अब तक हमने नहीं लिखी है, तो फटाफट से इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्किंग में हम क्या लिखने वाले हैं, वर्किंग में हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हमारा व्हेन द पिस्टन इज टू बी पुलिंग बैक, जब हम पिस्टन को सबसे पहले पुल करना स्टार्ट करेंगे उसी समय पर एट दैट टाइम द चार्ज्ड पार्टिकल एंटर इनसाइड द चैम्बर। यानी हमने अपनी बात कहाँ से स्टार्ट की कि जैसे ही हम क्या करेंगे, पिस्टन को पुल करना स्टार्ट करें, किस टाइम, जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर होंगे इस मीडियम के अंदर। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद वेपर दे आयनाइज द गैस और वेपर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, देन न्यूली पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर क्रिएटेड, देन आयनाइजेशन इज टू बी टेक प्लेस। आयनाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। दे आर क्रिएटेड अलॉन्ग द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, जहाँ जहाँ चार्ज पार्टिकल जाएगा वहाँ वहाँ आयनाइजेशन होगा और ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे। एट द सेम टाइम एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज टू बी टेक प्लेस बाय पुलिंग द पिस्टन। उसी टाइम पर हम क्या कर देंगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर देंगे। ड्यू टू दैट वेपर आर टू बी कंडेंस्ड ऑन द न्यूली क्रिएटेड चार्ज पार्टिकल, और ये वेपर होगी जो वो न्यूली चार्ज पार्टिकल जो हमारे नए बने हैं उन पर कंडेंस हो जाएगी। एंड ए क्लियर ट्रैक ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन बी व्यूड ओनली व्हेन चैम्बर इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मर्क्यूरी वेपर लैंप। ये जो क्लियरली इसका पाथ है वो कब दिखेगा, जब इस पर लाइट गिराएंगे। लाइट जाएगी कहाँ पर, कैमरा में, और कैमरा में हम देख लेंगे। वेपर लैंप एंड द ट्रैक इज टू बी कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसकी वर्किंग हमने देख ली। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसकी वजह से हम पार्टिकल के बारे में और क्या पता कर सकते हैं क्लाउड चैम्बर की वजह से, यानी क्लाउड चैम्बर का यूज़ करके। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि जब भी हम इसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कराते हैं तो हम उस चार्ज पार्टिकल के मोमेंटा को जान सकते हैं। पी की वैल्यू आपने देखी होगी, तो पी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मोमेंटा कैसे फाइंड करेंगे, वो हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा क्लाउड चैम्बर था उसके ऊपर हमने क्या कर देना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देना है। अब हमारा जो अल्फा या बीटा पार्टिकल है, अल्फा या बीटा पार्टिकल हम मान लेते हैं कि वो जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अल्फा या बीटा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। हमने मान लिया कि वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पी यानी एम वी। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है क्योंकि हमने पहले ही देख लिया एप्लीकेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटा ऑफ पार्टिकल। हमें पार्टिकल का मोमेंटा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है दोस्तों, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब वी वेलोसिटी से राइट एंगल पर हम इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो आपने वो राइट हैंड का यूज़ करके आप काफ़ी कुछ निकालते हो ना, तो उसका यूज़ करके आपको क्या करना है कि जब आपने इसके यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कि राइट एंगल पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी से बाहर की तरफ, यानी राइट एंगल पर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मार्कर की डायरेक्शन में जब आपने फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा कि ये अपने परपेंडिकुलर एक फोर्स जो है वो फील करेगा और वो फोर्स क्या करेगा, इसको थोड़ा सा यूँ घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वो हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ऐसे में क्या करेगा, ये पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर आप सिंपली देखें कि मान लीजिए कि ये हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है वी वेलोसिटी से आगे जा रहा था, इस पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एक फोर्स इस पर लगाएगा जो कि F होगा, और वो क्या होगा, Q
वी बी के इक्वल। क्यू उसका चार्ज है, वी उसकी वेलोसिटी है और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, इस तरफ मूव करने की कोशिश करवाएगा, इस तरह से ये जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसको मोड़ दिया, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसको मोड़ दिया, यहाँ पर ये आगे जाना चाहिए था लेकिन इसको मोड़ दिया। किसने? मैग्नेटिक फील्ड ने, जिसको हमने अप्लाई किया। यानी अब ये आर रेडियस के इसको एक बार हम चलिए आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। किसकी वजह से? क्योंकि हमने चैम्बर पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। और ये किसकी वजह से हुआ? एक फोर्स की वजह से, जो कि क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। अब क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये जो इस पर फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, वो एग्जैक्टली बैलेंस करेगा इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सिंपल सी बात है कि ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे लग रहा है वो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस करेगा। तो क्या होगा? वी से वी कैंसिल, आर को उधर ले जाते हैं तो एम वी इज इक्वल्स टू क्यू आर बी, जहाँ पे आर जो है कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि हमने रेडियस जो है वो कैपिटल आर ली है। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा? एम वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू आर बी। और यही इसकी एप्लीकेशन है कि हमने क्या फाइंड कर लिया? पी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब पी की वैल्यू जब हमारे पास है तो हम इसकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेस्ट मास एनर्जी जो होगी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी? उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला रहता है? हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है उसके लिए, रूट पी स्क्वायर। पी जो है हमारा क्या हो गया? मोमेंट ऑफ द पार्टिकल, सी स्क्वायर प्लस एम नोट यहाँ पर क्या है? रेस्ट मास है। ये सिर्फ थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि इसकी एप्लीकेशन हम कैसे यूज़ करते हैं, यानी इसमें इसका कैसे यूज़ होता है, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एनर्जी का फॉर्मूला। तो जब हम पी फाइंड कर सकते हैं तो हम ई बी फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसकी रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी। और यही इसकी एप्लीकेशन है। अब थ्योरी पार्ट में आपको क्या लिखना है, ये तो आपने सिर्फ समझा। थ्योरी पार्ट में आप क्या लिखेंगे? क्लाउड चैम्बर in conjunction with magnetic field are very useful in the measurement of the momenta of the particles. ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इफ़ ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू मूव्स इनिशियली इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी वी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था सबसे पहले, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से राइट एंगल पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। द पार्टिकल विल फेस द फील्ड टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। और यहाँ पर आप एक लाइन लिख देंगे, कौन सी लाइन लिख देंगे? द मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, द मैग्नेटिक फोर्स विल एग्जैक्टली बैलेंस इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये चीज़ आपको क्लियर होगी और आप ये डेरिवेशन कर देंगे कि P ये हो गया। इससे हम रेस्ट मास एनर्जी भी इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल से इसकी एप्लीकेशन थी। अब फ्रेंड्स इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने क्या किया, इसमें एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाया था। तो अब जब हमने एक्सपेंशन करवाया तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल क्लाउड चैम्बर के अंदर एंटर होता है और हम उसके लिए एक्सपेंशन करवाते हैं। अब एक्सपेंशन के बाद ये तो नहीं है कि वो एकदम से वापस अपनी उसी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें वापस से उसे उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाना पड़ेगा। ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई पार्टिकल आता है तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हर पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए बीच में कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम में अगर कोई पार्टिकल आ जाता है तो वो पार्टिकल डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, किसकी? क्लाउड चैम्बर की। तो डिसएडवांटेज में आप क्या लिखेंगे? सो सिंपली डिसएडवांटेज में आप क्या लिखेंगे? सिंपल सी आप बात लिखेंगे कि इट नीड्स अ डेफिनेट टाइम टू रिकवर आफ्टर एन एक्सपेंशन, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द चैम्बर। कॉन्टीन्यूसली अगर एक अल्फा पार्टिकल के बाद जस्ट दूसरा अल्फा पार्टिकल आ गया तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय में हमारा जो चैम्बर है वो रिकवर कर रहा होगा, जो उसने पहले एक्सपेंशन किया उसको रिकवर कर रहा होगा, ओरिजिनल
ओरिजिनल स्टेट में आ रहा होगा तो उस टाइम में हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्लाउड चैम्बर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो किसके द्वारा दूर की गई, यानी इसको और इम्प्रूवमेंट के द्वारा किसने प्रेजेंट किया, बबल चैम्बर ने प्रेजेंट किया। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बबल चैम्बर के बारे में। बबल चैम्बर के बारे में यही हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।